हेलो दोस्तों, मेरा नाम परिधि जैन है और मैं स्केल 1 ऑफिसर हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे FCI AG3 की जो अलग अलग पोस्ट आई है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनके एग्ज़ाम पैटर्न में, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें क्या डिफरेंस है और जॉब लगने के बाद वहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो 4 पोस्ट आई है AG3 की, जनरल, अकाउंट्स, टेक्निकल और डिपो। इन चारों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही अच्छी बुक है वोकैबुलरी की, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स को इंग्लिश में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है और स्पेशली जो वोकैब वाला पार्ट होता है वो बहुत अच्छे से आप नहीं कर पाते। तो निमिषा बंसल मैम की एक बहुत ही अच्छी बुक है वोकैब की, वोकैब प्रोडिजी। ये बुक आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की दिखती है। ये बुक आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वोकैबुलरी की। इसमें रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, क्योंकि वोकैबुलरी सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स ही होते हैं। तो रूट वर्ड्स दिए हैं इसमें, उसके बाद जितने भी डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग वर्ड्स होते हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हैं। 3000 वर्ड्स की अलग पूरी लिस्ट दी हुई है इस बुक में। फिर द हिंदू एडिटोरियल में जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं वोकैब के वो भी इसमें दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका इंडेक्स रहेगा। तो ये बुक बहुत ही अच्छी लगी मुझे वोकैबुलरी के लिए। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आप ये ज़रूर एक बार परचेज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस से कि इन चारों केडर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। इसकी कट ऑफ डेट आई है कि 1 अगस्त 2022 तक अगर आपकी एज 27 ईयर्स है तो आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल है। इन चारों में AG3, जनरल, अकाउंट्स, टेक्निकल और डिपो। जो हिंदी वाला है उसमें 28 है मैक्सिमम एज लिमिट, लेकिन हिंदी वाले पार्ट को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन क्राइटेरिया क्या क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो जनरल और डेपो वाला पार्ट होता है उसमें आपको सिंपल प्लेन, आप किसी में भी ग्रेजुएट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में आपकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें 2 कैडर है, अकाउंट्स और टेक्निकल, जिसमें आपको कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। जैसे अकाउंट्स में आपको बैचलर्स ऑफ कॉमर्स होना चाहिए विद प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर ये तो सारे कैडर में है, तो ये मैं यहाँ पर नहीं बता रही। तो जनरल में ग्रेजुएट डिग्री, अकाउंट्स में बैचलर ऑफ कॉमर्स और डेपो में भी ग्रेजुएट डिग्री। अब एक टेक्निकल है जिसमें 3-4 इसमें क्वालिफिकेशंस में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। पहली है BSc इन एग्रीकल्चर, दूसरी है BSc विद एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस। उसके बाद है बीटेक और BE। तो बीटेक और BE इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। ये यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है, तो यहाँ पर आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी नहीं है। तो आप ये चारों कैडर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए BCom नहीं है और ये दोनों फील्ड में नहीं है, तो जनरल और डेपो में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जनरल कैडर में ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि वो जो है वो डेस्क जॉब होती है। जॉब किस तरीके की होती है वो मैं आपको थोड़ा एंड में बताऊँगी। पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 फेज़ होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि ये एक असिस्टेंट वाली पोस्ट है तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। अब फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो फेज़ 1 है वो चारों के लिए कॉमन है। फेज़ 1 में इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के, ड्यूरेशन होगा 15 मिनट्स। उसके बाद रीजनिंग में भी सेम 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, ड्यूरेशन 15 मिनट्स। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बैंकिंग से डिफरेंट इसीलिए होगा क्योंकि इन्होंने सारे सेक्शन को 15 मिनट्स ही दिए हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो। थर्ड है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वहाँ भी सेम है, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स। और चौथा सेक्शन जो पिछली बार नहीं था लेकिन इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स पूछ रहे हैं कि वो कहाँ से पढ़े, जनरल स्टडीज़। तो जो जनरल स्टडीज़ है उसमें इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस।
अप टू क्लास 8th लेवल इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब यहाँ पे भी 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के और 15 मिनट्स होगा। तो जो पूरा पेपर है वो 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 मार्क्स और 60 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में 15 मिनट्स में आपको करना 25 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए स्पीड आपको ज़्यादा रखनी है इस एग्ज़ाम में। और जनरल स्टडीज़ है, इसीलिए जिसने एसएससी और बैंकिंग दोनों की तैयारी साथ में कर रखी है उनको इस एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स है वो सिर्फ जनरल स्टडीज़ देख के इसका फॉर्म फिल ना करें। आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जनवरी में होगा, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप जनरल स्टडीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फेज़ 1 में सिर्फ 8th क्लास तक के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है सोशल साइंस की और साइंस की, वो क्लास 6th 7th 8th इन तीनों की ले लीजिए और उन तीनों को आप पढ़ लीजिए। बहुत ही पतली सी बुक्स होती है, ज़्यादा उसमें बहुत डिटेल में नहीं होता। अगर आपने वो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर का कुछ आएगा, तो आप इजीली ये फेज़ 1 जो है वो निकाल लेंगे। अब फेज़ 2 की बात करते हैं। तो फेज़ 2 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो जनरल और डेपो कैडर वाले होते हैं उनके लिए तो सिर्फ पेपर 1 होता है, लेकिन अकाउंट्स और टेक्निकल के लिए 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 सभी का सेम होता है चारों कैडर के लिए। तो पहले मैं आपको पेपर 1 का सिलेबस बता देती हूँ। पेपर 1 में भी इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल स्टडीज़ आएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के और 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं जिसने भी बैंकिंग की तैयारी की है। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 20 मिनट्स का टाइम होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स और 20 मिनट्स का टाइम होगा। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मेंस एग्जाम का कवर करेगा वो रहेगा जनरल स्टडीज़। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के 25 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस अप टू क्लास 10th लेवल 10 क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो 45 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मार्क्स के। मतलब अगर आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो ये जो 4th सेक्शन है इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो यही सजेस्ट करूँगी मैं कि इसमें लिखा हुआ है क्लास 10th लेवल की, तो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे तो चांसेस ये है कि जितना आपने पढ़ा है उससे बाहर का नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इधर उधर से रैंडमली मटेरियल उठा के पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगा कि आप एनसीईआरटी से फिर करेंगे तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स तो जो बैंकिंग में आ रहा है वो आप पढ़ ही रहे हैं, और कंप्यूटर्स भी बैंकिंग में आता है तो वो आपका रेडी होगा। लेकिन जो आपको नया पढ़ना है वो आप इससे पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया पेपर 1। पेपर 1 में कंप्लीट 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स होंगे। अब इसमें जो पेपर 2 होता है वो सिर्फ अकाउंट्स और टेक्निकल वालों को देना है। तो अकाउंट्स के लिए 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे कॉमर्स पे, पर्टिकुलरली जनरल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट of Code E Assistant Grade 3 account to assess the post specific technical knowledge of relevant stream। तो आपको जो अकाउंट है उसी का आना चाहिए और टेक्निकल में भी यही है। इसमें क्वेश्चंस होंगे एग्रीकल्चर पे, बॉटनी, जूलॉजी पे और एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ग्रुप बी के लिए और ग्रुप ए के लिए। लेकिन जो फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड F असिस्टेंट ग्रेड 3, मतलब आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने, एक बार आप नोटिफिकेशन में जाकर अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो अब चारों पोस्ट की बात करें तो अगर आपका अप्लाई किस में करना चाहिए, मान लीजिए किसी ने बीकॉम की है तो वो 3 में एलिजिबल होगा, जनरल में भी, अकाउंट्स में भी और डिपो में भी। तो अगर बीकॉम की है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अकाउंट्स में ही भरें, क्योंकि जो अकाउंट्स में जब वहाँ पर आप जॉब करने जाएंगे तो आपको सिर्फ डेस्क जॉब मिलेगी, आपको बिल्कुल भी डिपो में या फिर और कहीं पर नहीं रखा जाएगा। आपको वहाँ का जो भी डिविजनल ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस होता है, जोनल ऑफिस होता है, वहीं पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो अगर आप बीकॉम हैं तो आप अकाउंट्स कैडर में फिल कीजिए, और अगर मान लीजिए वहाँ पे वैकेंसी नहीं है आपके जोन में तो फिर आप जनरल में फिल कर सकते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स है वो डेपो में भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फील्ड जॉब होती है। तो मान लीजिए किसी को बहुत ही बोरिंग मोनोटोनस जॉब नहीं करनी डेस्क वाली, तो उनके लिए फील्ड जॉब अच्छी होती है। लेकिन जो डेपो वाली जॉब होती है वो 24 आवर्स की होती है, आपको कभी भी रात में 3 बजे 4 बजे कभी भी बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल काम होता है डेपो का वो गोडाउन में होता है या फिर
ओवर टाइम भी मिलता है लेकिन, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करें तो आपको पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। चारों कैडर की जो सैलरी है वो सेम होती है, लेकिन डेपो में अगर आप जो भी इनका फिक्स टाइम होता है 10 to 5:30 का, उसके अलावा अगर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जब सामान आता है तो उसकी जो लोडिंग होती है और अनलोडिंग होती है, आपको रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता है, तो ये सारी जो फील्ड जॉब होती है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है डेपो कैडर में। लेकिन हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जनरल, अगर आप एलिजिबल है जनरल वाले में तो आप जनरल वाला ही फिल कीजिए अगर वहाँ पर वैकेंसीज है, क्योंकि वहाँ पर पूरी डेस्क जॉब होती है, ज़्यादा चांसेस नहीं होते। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जनरल वालों को भी डेपो का काम दे दिया जाए, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते। तो जनरल कैडर की जॉब काफ़ी रिलैक्स वाली होती है, इतना काम नहीं होता, फाइल वर्क होता है, बहुत ही लिमिटेड एरिया में आपको काम करना होता है। हाँ, लेकिन ये है कि आपका जो सैटरडे है वो सिर्फ सेकंड वाला ऑफ होता है अगर आप डिविजनल ऑफिस में पोस्टेड है। अगर आप आरओ में पोस्टेड है तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में पोस्टेड है, क्योंकि वहाँ स्टेट में जैसी छुट्टियाँ होती है वैसा फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर आप जोनल ऑफिस में पोस्टेड है तो आपके सारे सैटरडे ऑफ रहते हैं। अगर हम बात करें टेक्निकल कैडर की, तो टेक्निकल में क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है। जनरली जो भी आपका ये भी फूड से रिलेटेड है तो आपको उनकी क्वालिटी चेक करनी होती है। तो ये फील्ड जॉब भी हो सकती है और ये डेस्क जॉब भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। ऐसे नहीं होगा कि टेक्निकल में है तो आपको पूरी डेस्क जॉब ही दी जाएगी, आपको डेपो में भी भेजा जा सकता है। तो आप ये चारों में बिल्कुल सोच समझ के फॉर्म फिल कीजिएगा कि आपको कहाँ पर फॉर्म फिल करना है। एक और चीज़ जो आपको बहुत कन्फ्यूजन है काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को कि क्या आप अलग अलग जोन से अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप सिर्फ एक जोन से अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक कैडर में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आई है, तो आप हर जगह नहीं कर सकते। अगर आपने जनरल में किया है तो आप डेपो में नहीं कर सकते, किसी एक में ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप किसी दो में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट्स भी आ चुकी है, 6 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है जो 5 अक्टूबर तक चलेगी। और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली जनवरी में होगी, तो जनवरी में होगी और अभी सितंबर है, तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा टाइम है आपके पास इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। जनरल स्टडीज़ का बिल्कुल लोड मत लीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लीजिए और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जितना टाइम है उतने टाइम में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर कोई डाउट्स है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।